प्रश्न 28। कारण और कथन के आधार पर भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक क्यों कहा जाता है? व्याख्या। भारतीय संविधान को न तो पूर्णतः संघात्मक माना जाता है और न ही पूर्णतः एकात्मक। संविधान में संघात्मक व्यवस्था के तत्व जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान तथा संविधान की सर्वोच्चता मौजूद हैं। साथ ही आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना तथा एकल नागरिकता जैसी विशेषताएं इसे एकात्मक स्वरूप भी प्रदान करती हैं। इसी कारण प्रसिद्ध संवैधानिक विद्वान के.सी. वेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक या क्वासी फेडरल कहा। यह भारतीय संघवाद की विशिष्ट प्रकृति को दर्शाता है। स्मरणीय तथ्य। के.सी. वेयर ने भारत को क्वासी फेडरल अर्थात अर्धसंघात्मक राज्य कहा था। प्रश्न 29। भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, अर्धसंघवाद तथा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले संघवाद का सही मिलान कीजिए। व्याख्या। भारतीय संघवाद की प्रकृति को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा क्योंकि केंद्र और राज्य मिलकर शासन चलाते हैं। मॉरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी संघवाद की संज्ञा दी क्योंकि अनेक नीतिगत मामलों में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और बातचीत होती है। के.सी. वेयर ने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य बताया जबकि आइवर जेनिंग्स ने भारतीय व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले संघवाद को रेखांकित किया। यह विषय यूपीपीसीएस में बार बार पूछा जाता है। स्मरणीय तथ्य। ऑस्टिन सहकारी संघवाद, मॉरिस जोन्स सौदेबाजी संघवाद और वेयर अर्धसंघवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 30। किस विद्वान ने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा? व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर संवैधानिक विद्वानों में विभिन्न मत हैं। ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ के.सी. वेयर ने भारतीय संविधान का विश्लेषण करते हुए इसे क्वासी फेडरल अर्थात अर्धसंघात्मक राज्य कहा। उनका मत था कि भारत में संघीय ढांचा तो है, लेकिन केंद्र सरकार को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधान, अवशिष्ट शक्तियां तथा राज्यपाल संबंधी व्यवस्थाएं केंद्र को मजबूत बनाती हैं। इसलिए भारतीय संघवाद को शुद्ध संघवाद की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। स्मरणीय तथ्य। क्वासी फेडरल शब्द का प्रयोग भारत के लिए के.सी. वेयर ने किया था। प्रश्न 31। भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किस आलोचक ने किया? व्याख्या। भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप की व्याख्या करते हुए के.सी. वेयर ने अर्धसंघात्मक शब्द का उपयोग किया। उनके अनुसार भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं विद्यमान हैं। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन अवश्य है, लेकिन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्र को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यही कारण है कि भारतीय संघवाद को उन्होंने पूर्ण संघवाद नहीं माना। यूपीपीसीएस तथा यूपीएससी दोनों परीक्षाओं में यह विद्वान और उनकी अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्मरणीय तथ्य। भारतीय संविधान के लिए क्वासी फेडरल शब्द का श्रेय के.सी. वेयर को दिया जाता है। प्रश्न 32। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कथन किसका है? व्याख्या। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया न तो ब्रिटेन की तरह अत्यधिक लचीली है और न ही अमेरिका की तरह अत्यधिक कठोर। संविधान के कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से तथा कुछ विशेष बहुमत के साथ राज्यों की स्वीकृति से संशोधित किए जाते हैं। इसी संतुलित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक विद्वान के.सी. वेयर ने कहा कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के बीच उत्कृष्ट संतुलन स्थापित करता है। संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को देश की विविधता और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया था। स्मरणीय तथ्य। भारतीय संविधान को कठोर और लचीलेपन के बीच संतुलित संविधान कहने का श्रेय के.सी. वेयर को जाता है। प्रश्न 33। संविधान को संघात्मकता के नए ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कथन किसका है? व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रकृति पर अनेक संवैधानिक विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। के.एम. मुंशी का मत था कि भारतीय संविधान को पारंपरिक संघीय मॉडल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। संविधान निर्माताओं ने भारत की ऐतिहासिक, सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट व्यवस्था विकसित की। संविधान में संघीय तथा एकात्मक दोनों तत्वों का समन्वय किया गया है ताकि राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक दक्षता दोनों सुनिश्चित हो सके। इस दृष्टिकोण ने भारतीय संघवाद को विश्व में एक अनूठी पहचान प्रदान की। स्मरणीय तथ्य। के.एम. मुंशी भारतीय संघवाद को पारंपरिक संघीय ढांचे से अलग और विशिष्ट मानते थे। प्रश्न 34। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? व्याख्या। गणतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और उसका पद वंशानुगत नहीं होता। गणतंत्रीय व्यवस्था में जनता को सर्वोच्च माना जाता है तथा शासन जनता की सहमति से संचालित होता है। भारत ने 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र का स्वरूप अपनाया। गणतंत्र की मूल विशेषताएं हैं कि सर्वोच्च पद पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है और शासन जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है।
सर्वोच्च शक्ति किसी एक व्यक्ति में स्थायी रूप से निहित होना गणतंत्रीय अवधारणा का अंग नहीं माना जाता। स्मरणीय तथ्य: भारत 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणतंत्र बना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। प्रश्न 35। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच समानताओं पर आधारित प्रश्न का विश्लेषण कीजिए। व्याख्या: भारत और अमेरिका दोनों लिखित संविधान वाले लोकतांत्रिक गणराज्य हैं तथा दोनों देशों में राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त है। पॉकेट वीटो का अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर निर्णय लंबित रखकर उसे प्रभावी रूप से रोक सकता है। दोनों देशों में अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था भिन्न है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं जबकि अमेरिका में राज्यों के पास हैं। अमेरिका की सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है, जबकि भारत की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। इसलिए समानता मुख्यतः पॉकेट वीटो तक सीमित मानी जाती है। स्मरणीय तथ्य: भारत और अमेरिका दोनों में राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त है। प्रश्न 36। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संघात्मक व्यवस्था केंद्रीयतावाद से संघवाद की ओर खिसकी? व्याख्या: स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राजनीति पर एक ही दल का प्रभुत्व था, जिसके कारण केंद्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली बना रहा। वर्ष 1967 के आम चुनाव भारतीय संघवाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुए। इन चुनावों के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का नया दौर प्रारंभ हुआ। इससे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा तथा वास्तविक संघवाद को बल मिला। राजनीतिक बहुलता और गठबंधन राजनीति ने संघीय ढांचे को अधिक सक्रिय बनाया। इसलिए 1960 के दशक के उत्तरार्ध को संघवाद की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है। स्मरणीय तथ्य: 1967 के चुनावों ने भारतीय संघवाद को मजबूत बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। प्रश्न 1। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने और उसके स्वरूप से संबंधित कथनों का विश्लेषण कीजिए। व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तिरंगे ध्वज में केसरिया, श्वेत और हरा रंग राष्ट्रीय आदर्शों का प्रतीक हैं। श्वेत पट्टी के मध्य गहरे नीले रंग का अशोक चक्र स्थित है, जिसमें 24 तीलियां हैं। ये चक्र सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के धर्मचक्र से प्रेरित है और निरंतर प्रगति का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 निर्धारित किया गया है। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय पहचान के रूप में तिरंगा अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रतीक है। स्मरणीय तथ्य: राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और उसमें 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है। प्रश्न 2। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में सही कथनों का विश्लेषण कीजिए। व्याख्या: भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसे वैज्ञानिक रूप से तैयार करने के लिए मेघनाथ साहा समिति की सिफारिशों को आधार बनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 से आधिकारिक रूप से लागू किया गया। सामान्य वर्ष में इसका पहला दिन 22 मार्च तथा लीप वर्ष में 21 मार्च होता है। इसका प्रथम महीना चैत्र तथा अंतिम महीना फाल्गुन होता है। राष्ट्रीय पंचांग का उपयोग सरकारी राजपत्रों, आकाशवाणी तथा सरकारी संचार माध्यमों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ किया जाता है। स्मरणीय तथ्य: राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को लागू हुआ और इसका पहला महीना चैत्र है। प्रश्न 3। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और इसका प्रथम महीना चैत्र होता है। इस पंचांग को स्वतंत्र भारत में एक समान कालगणना प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से अपनाया गया था। चैत्र मास सामान्यतः 22 मार्च से प्रारंभ होता है, जबकि अधिवर्ष में 21 मार्च से आरंभ माना जाता है। राष्ट्रीय पंचांग में कुल 12 महीने होते हैं और इसका अंतिम महीना फाल्गुन होता है। ये पंचांग भारतीय खगोलशास्त्रीय परंपराओं तथा आधुनिक वैज्ञानिक गणनाओं का समन्वित रूप है। स्मरणीय तथ्य: भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन है। प्रश्न 1। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत की संवैधानिक पहचान निर्धारित करता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर संघ शब्द का प्रयोग किया ताकि यह स्पष्ट हो कि भारतीय संघ राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस शब्द की विशेष व्याख्या की थी। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत का राज्य क्षेत्र राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भविष्य में अर्जित क्षेत्रों से मिलकर बनता है। स्मरणीय तथ्य: अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। प्रश्न 2। नया राज्य बनाने की शक्ति किसमें निहित है? व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन की शक्ति प्रदान करते हैं। ये भारतीय संघ की एक विशिष्ट विशेषता है क्योंकि अधिकांश संघीय देशों में राज्यों की सीमाएं बदलना अत्यंत कठिन होता है। संसद साधारण विधि द्वारा नया राज्य बना सकती है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है तथा प्रभावित राज्य की विधानसभा से राय मांगी जाती है।
हालांकि विधानसभा की राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होती। तेलंगाना राज्य का गठन वर्ष 2014 में इसी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ था। स्मरणीय तथ्य, नए राज्य के गठन की शक्ति अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद में निहित है। प्रश्न 3, नए राज्यों के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? व्याख्या, भारतीय संविधान नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद को व्यापक अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद साधारण बहुमत से नया राज्य बना सकती है या किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र अथवा नाम में परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार की विधि को संविधान संशोधन नहीं माना जाता, भले ही इसके परिणामस्वरूप प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तन करना पड़े। संविधान का अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि ऐसे परिवर्तन संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएंगे। यही कारण है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए अनुच्छेद 368 की विशेष संशोधन प्रक्रिया लागू नहीं होती। स्मरणीय तथ्य, राज्यों के गठन हेतु बनाई गई विधि संविधान संशोधन नहीं मानी जाती। प्रश्न 4, भारत संघ नहीं है, इस कथन और उससे जुड़े कारण का विश्लेषण कीजिए। व्याख्या, भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ कहता है। संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा से राय अवश्य मांगी जाती है, लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। यही कारण है कि भारत को पारंपरिक संघीय राज्यों से भिन्न माना जाता है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए संविधान ने केंद्र को यह विशेष अधिकार प्रदान किया है। स्मरणीय तथ्य, भारत में राज्य संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखते। प्रश्न 5, किसी राज्य की सीमा बढ़ाने संबंधी कथन और कारण का विश्लेषण कीजिए। व्याख्या, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद नए राज्य बना सकती है तथा किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा विधेयक संसद में तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसकी अनुशंसा करें। यदि प्रस्ताव किसी राज्य को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानसभा के विचार हेतु भेजते हैं। विधानसभा को निर्धारित अवधि में अपनी राय देनी होती है, लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। संसद अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। इस प्रकार राज्य की राय परामर्शात्मक होती है, बाध्यकारी नहीं। स्मरणीय तथ्य, राज्य विधानसभा की राय आवश्यक है पर उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? व्याख्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों के पुनर्गठन की व्यापक शक्ति प्रदान करता है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसका नाम बदल सकती है या नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये शक्ति केवल संसद को प्राप्त है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। हालांकि किसी राज्य को संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित करना नए राज्य के निर्माण का संवैधानिक उपबंध नहीं माना जाता। राज्यों के गठन और पुनर्गठन की व्यवस्था भारत की एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघीय ढांचे को प्रदर्शित करती है। स्मरणीय तथ्य, अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमा, क्षेत्र और नाम बदलने की शक्ति देता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? व्याख्या, संविधान में विभिन्न अधिकार और शक्तियां अलग अलग संस्थाओं को प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 16 के अनुसार लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है। नए राज्य की स्थापना संसद की शक्ति है और यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत की जाती है, किंतु किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास नहीं होती। राज्य विधानसभा केवल अपनी राय दे सकती है, अंतिम निर्णय संसद द्वारा लिया जाता है। यही कारण है कि यह जोड़ा असंगत माना जाता है। स्मरणीय तथ्य, राज्य का नाम बदलने का अंतिम अधिकार संसद के पास है, राज्य विधानसभा के पास नहीं। प्रश्न 8, भारतीय संघीय व्यवस्था से संबंधित कथनों के आधार पर सही विकल्प का विश्लेषण कीजिए। व्याख्या, भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था कि भारत का संघ राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। S.K. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा को अधिक महत्व दिया था। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की संयुक्त समिति ने भी प्रारंभ में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन नहीं किया था। इन ऐतिहासिक घटनाओं ने भारतीय संघवाद की दिशा निर्धारित की। स्मरणीय तथ्य, S.K. धर आयोग ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी थी। प्रश्न 9, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्याख्या, भारतीय संविधान राज्यों के संघ की स्थापना करता है, लेकिन राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं देता। यही कारण है कि भारत को अविनाशी संघ और विनाशी राज्य वाला संघ कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु ये स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है।
भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इस पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसलिए किसी राज्य के पृथक्करण की खुली वकालत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं करती यदि वह राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करती हो। स्मरणीय तथ्य: भारत में राज्यों को संघ से पृथक होने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रश्न 10। भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं? व्याख्या: भारत का राजनीतिक मानचित्र समय समय पर संवैधानिक और विधायी परिवर्तनों के कारण बदलता रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत में भाग ए, बी, सी और डी राज्यों की व्यवस्था थी। बाद में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 और अनेक संवैधानिक परिवर्तनों के माध्यम से वर्तमान संरचना विकसित हुई। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ये तथ्य यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्मरणीय तथ्य: वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। प्रश्न 11। तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हुई? व्याख्या: तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था जिसका गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किया गया। ये भारत के राज्य पुनर्गठन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तेलंगाना आंदोलन कई दशकों तक चला और क्षेत्रीय असमानताओं के मुद्दे इसके केंद्र में रहे। संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पारित कर तेलंगाना का गठन किया। उस समय भारत में कुल 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। बाद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के कारण वर्तमान संख्या बदल गई। स्मरणीय तथ्य: तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र नहीं है? व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बना है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन सामान्यतः राष्ट्रपति के माध्यम से संचालित होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र हैं। गोवा पहले संघ राज्य क्षेत्र था, किंतु 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बना। इसलिए गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं बल्कि पूर्ण राज्य है। स्मरणीय तथ्य: गोवा 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य बना था। प्रश्न 13। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? व्याख्या: दिल्ली को विशेष संवैधानिक दर्जा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा प्रदान किया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239A और 239B जोड़े गए। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया तथा यहाँ एक निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था दिल्ली की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी क्योंकि यह भारत की राजधानी भी है। उपराज्यपाल दिल्ली में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। स्मरणीय तथ्य: 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। प्रश्न 14। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? व्याख्या: सिक्किम का भारत में विलय भारतीय एकीकरण की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य या एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। बाद में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया गया। इस संशोधन के तहत संविधान की पहली अनुसूची में सिक्किम को राज्य के रूप में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 371F जोड़ा गया जिससे सिक्किम के विशेष प्रावधान सुनिश्चित हुए। स्मरणीय तथ्य: 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। प्रश्न 15। गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा राज्यों के गठन को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्याख्या: भारत में राज्यों का गठन विभिन्न ऐतिहासिक और प्रशासनिक कारणों से समय समय पर हुआ है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन से हुआ। गोवा को 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा मिला। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके किया गया। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन से हुआ। इन राज्यों के गठन ने क्षेत्रीय पहचान, प्रशासनिक सुविधा और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्मरणीय तथ्य: कालक्रम है हरियाणा 1966, गोवा 1987, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014। प्रश्न 16। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम राज्यों को गठन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। व्याख्या: सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया।
झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके हुआ। राज्यों के गठन का ये क्रम भारतीय संघ की विकासशील प्रकृति को दर्शाता है, जहां प्रशासनिक दक्षता, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और विकास की आवश्यकताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्मरणीय तथ्य: सही कालक्रम है सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़ 2000, झारखंड 2000।